ठीक है। नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हर शनिवार को आपके राजस्थान को लेकर के एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें एक टेस्ट लिया जाता है और जिसका डिटेल से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हर शनिवार को सुबह 9 बजे होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पेपर को दें और अपने आप को चेक करें कि मुझे राजस्थान के जीके में क्या चीज़ की दिक्कत है, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरा क्या स्कोर बन रहा है, जो राजस्थान के आने वाले एग्जाम्स में वो कितना उपयोगी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो राजस्थान का आज का मॉक टेस्ट लिया गया था सैटरडे का, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सामान्य सा प्रश्न है, लेकर के देखिएगा। राजस्थान का अक्षांश और देशांतर की बात कर रखी है। अब आपको राजस्थान का अक्षांश और देशांतर पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर होते क्या है। तो मैंने कहा था पृथ्वी पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जिनका उद्देश्य पृथ्वी के आकार को, दूरी को और साथ साथ में समय का मापन करने के लिए पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अब काल्पनिक रेखाएं दो प्रकार की मुख्य रूप से मानी गई हैं। एक तो आपकी अक्षांश रेखाएं, इसको ध्यान रखिएगा, और एक आपकी देशांतर रेखाएं जो आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके से। ठीक है, ये पृथ्वी पर खींची गई हैं और ये मैप पर खींची गई हैं। ध्यान रखिएगा, ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं, इनमें से अक्षांश और देशांतर हैं। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का अक्षांश और देशांतर कौन सा था। तो राजस्थान का अक्षांश और देशांतर की बात करें तो देखिएगा 23-3 से 30-12 और 69-30 से 78-17। इधर धौलपुर, इधर जैसलमेर, इधर बांसवाड़ा और इधर गंगानगर इसका है, और आपको इसके साथ मिलान करना है। तो बांसवाड़ा जो सबसे नीचे है, आपको पता होना चाहिए जब बांसवाड़ा सबसे नीचे है तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 23 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, जैसलमेर। जैसलमेर आपके पश्चिम में है तो जैसलमेर का 69 आएगा। धौलपुर आपका पूर्व के अंदर है तो ध्यान रखिएगा 78 आएगा। और गंगानगर सबसे नॉर्थ में है तो 30। ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, फर्स्ट का थर्ड और बी का सेकंड, सी का इसने दिया है 4 और इसने दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और इसमें ध्यान रख सकते हो, जो आपके अक्षांश है और देशांतर है। तो अक्षांश कहां से कहां तक है, 23-3 से 30-12। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपका अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशों का अंतर है। यह भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और देशांतर की बात करें तो आपको पता है देशांतर कितना है, 69-30 से 78-17। इसको याद रखिएगा। इन दोनों के बीच में भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो 8 देशांतर और 47 मिनट, ये डिग्री का अंतर आपको देखने को मिलेगा। 8-47 और 7-9, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दूसरा, राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाला देशांतर होगा वो 74 डिग्री देशांतर आपका माना जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो याद रखिएगा, राजस्थान का जितना भी बालू का क्षेत्र है उसमें से लगभग 41.5% वो क्षेत्र है जिसमें बालू का स्तूप नहीं है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। एक चीज को याद करना होता है, या तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र या बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो इतने पर नहीं है, तो इसका मतलब जो बाकी बचा हुआ है उसी सब पर क्या है आपको देखने को मिलेगा, लगभग 58.50 ये हो जाएगा, जिसमें आपको बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। पहली चीज। दूसरी, बालू का स्तूपों में पूछा गया तारा बालू का स्तूप। तो तारा बालू का स्तूप एक चीज से ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर हमादा जो क्षेत्र है, हमादा जो क्षेत्र है उसमें आपको इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। हमादा का मतलब इस प्रकार का मरुस्थल जहां पर आपको पथरीला देखने को मिलता है, पथरीला भाग देखने को मिलेगा, उस प्रकार के मरुस्थल को हमादा मरुस्थल के नाम से। तो उस क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्षेत्र कहां से हो सकता है, मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर वाला क्षेत्र, इसको देख लीजिएगा। सारदार से चूरू और शेखावटी, बाड़मेर और फलोदी, और मोहनगढ़ और जैसलमेर कोलायत वाला क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, तारा बालू का स्तूप मुख्य रूप से मोहनगढ़ वाले क्षेत्र में आपको, जैसलमेर वाले क्षेत्र में और सूरतगढ़ वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको देख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा भी जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हमादा वाले क्षेत्र में इसको मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर चूरू जो जिला है
इसमें ध्यान रखिएगा चूरू जिले के अंदर सर्वाधिक आपको बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे, ये भी याद रख सकते हो। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से जिले में देखने को मिलते हैं, तो चूरू जिले में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। जिस दिशा में अरावली श्रेणियां चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो अरावली आपको पता ही होगा कि अरावली राजस्थान में कहां से कहां तक विस्तारित है। पहले तो सामान्य जानकारी आपको अरावली के बारे में होनी चाहिए। तो अरावली राजस्थान के अंदर दक्षिण, ये देखिए इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी मुख्य रूप से। तो इसमें पूछा क्या गया है कि अरावली का चौड़ाई बढ़ती जाती है, वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो चौड़ाई बढ़ेगी कहां से, तो सर्वाधिक चौड़ाई आपको कहां देखने को मिलेगी, दक्षिण में। तो इसका मतलब इस दिशा में आपको चौड़ाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। और दक्षिण के अंदर यह भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण के अंदर अरावली की औसत ऊंचाई भी सबसे ज्यादा है। दक्षिण में अरावली का विस्तार भी सबसे ज्यादा है, यह भी ध्यान रखिएगा। औसत ऊंचाई लगभग 1000 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। औसत ऊंचाई भी दक्षिण में है, सबसे ऊंची चोटियां भी दक्षिण में है, सबसे ज्यादा विस्तार भी कहां है, दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। और अरावली के बारे में ध्यान रखिएगा, अरावली की विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है। गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर जाकर क्या होती है, समाप्त होती है। सर्वाधिक भाग इसका राजस्थान में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित पूछा गया है। रण क्षेत्र दे रखे हैं, संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, और संरक्षित क्षेत्र के सामने दे रखा है कि कौन सा क्षेत्र है, तो सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, रणखार आपको जालोर में मिलेगा, मनसा माता रणखार आपको जालोर, मनसा माता आपको झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर आपको बीड़ भी देखने को मिलेगा, बंसियावाल भी देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, और इसके बाद आपको पता है हमीरगढ़ के अलावा भीलवाड़ा के अंदर आपको एक संरक्षित क्षेत्र आसोप भी देखने को मिलेगा, यह भी याद रखिएगा। सोरसेन जो है वो बूंदी में नहीं है, और बूंदी में किसी भी प्रकार का कोई संरक्षित क्षेत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। सोरसेन आपको कहां देखने को मिलेगा, 12, और 12 के अंदर एक और है क्षेत्र जाएंगे शाहबाद, यह भी आपको संरक्षित क्षेत्र के रूप में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर मुख्य रूप से क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 नंबर, संरक्षित क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, संरक्षित क्षेत्रों की राजस्थान के अंदर कुल संख्या कितनी है, 37 है। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान के अंदर मोखला, जैसलमेर के अंदर और बुचारा, जयपुर के अंदर संरक्षित क्षेत्र बनाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है अभी बजट के अंदर। इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, मोखला, जैसलमेर और बुचारा जयपुर के अंदर, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य में, गमधर जैव विविधता पार्क कई सारे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जयपुर में आपको देखने को मिलेगा नाहरगढ़, माचिया सफारी आपको देखने को मिलेगी, कोटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर के अंदर भी आपको सज्जनगढ़ देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कमाई किससे होती है, नाहरगढ़ से हो रही है, और टाइगर सफारी भी यहां पर कराई जा रही है। तो गमदर का पूछा तो ध्यान रखिएगा, गमदर के अंदर बात करेंगे तो गमदर उदयपुर के अंदर है, इसको ध्यान रखिएगा। और लगभग 2016 के अंदर इसको मान्यता प्रदान की गई थी, यह भी आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उदयपुर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार कौन सी बात करी जा रही है, दक्षिणी पूर्वी पठार की बात की जा रही है, इस वाले क्षेत्र की ध्यान रखिएगा, इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, जब इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है तो वो क्या कह रहा है कि ये दक्षिणी पूर्वी पठार ऊपरमाल का पठार और बोराट के पठार है, विंध्यन पठार और दक्कन का पठार है, पोतवार का पठार या दक्कन का पठार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसका भाग माना जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण का पूर्वी पठार 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से में, एक विंध्यन का पठार और एक दक्कन का पठार। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको विंध्यन के कगार के नाम पे, और ये जो नीचे वाला है
ये दक्कन के पठार के रूप में माना जाता है। इसी को मालवा के पठार का, दक्कन का पठार मालवा का पठार और मालवा के पठार को यहां पर माना जाता है, जिसे आप हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हो, इसको ध्यान रखिएगा। ऊपरमाल का पठार आपको पता है और बोराट का पठार आपको पता है। ऊपरमाल का पठार आपको पता है भैंसरोडगढ़ से, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में देखने को मिलेगा, और बोराट का पठार आपको पता है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में भी देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप एग्जाम्स में ध्यान रख सकते हो, पूछा जा सकता है। ऊपरमाल का पठार तो बिजोलिया से, भैंसरोडगढ़, और ये वाला आपको पता ही है बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान के विंध्यन श्रेणी का विस्तार है? अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने ढंग से देखा हो तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान रखिएगा, गिरवा आपको पता ही है, गिरवा के अंदर आपको उदयपुर के अंदर क्षेत्र देखने को मिलेगा, सिरोही के अंदर, अलवर अपने आप में आपको पता होगा, डोरा आपको पता ही है जालोर के अंदर है, डोरा पर्वत, ये भी पूछ लिया जाता है। लगभग जालोर लगभग 869 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है, और जसवंतपुरा की पहाड़ियों में ये स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पूछा। मुकुंदरा की पहाड़ियां जो मुख्य रूप से कोटा और झालावाड़ में है, जिसका मुख्य भाग कहां पर है? कोटा में है, इसको ध्यान रखिएगा। यह किसका भाग मानी जाती है? बिल्कुल विंध्यन श्रेणी, पर्वत श्रेणियों का भाग मानी जाती है। इसकी लोकेशन ही देखोगे तो लोकेशन देखते ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियां। औरों की बाकी आपको लोकेशन समझ में जल्दी से नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि अलवर आपको अंदर की साइड दिखाई देगा, ये गिरवा आपको उदयपुर और सीकर वाले, सिरोही वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, डोरा उससे आगे जाओगे तो आप जालोर वाले क्षेत्र में दिखाई देगा। एक ही तो क्षेत्र है जो आपको पूर्वी राजस्थान के अंदर दिखाई दे रहा है, वो कौन सा? मुकुंदरा की पहाड़ियां। और मुकुंदरा की पहाड़ियां मुकुंद सिंह आपको पता ही है, दर्रा नेशनल पार्क, और ये सारी चर्चा आपसे कर चुका हूं। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम बताइए। अरावली की चोटियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें से 2 क्वेश्चन तो आप अपने आप ही देख सकते हो। अरावली सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 2 जगह पर गुरु शिखर है, ठीक है। अवरोही क्रम देखना है तो अरावली, जरगा, जरगा से बड़ी शेर है, तो ये गलत हो गया। गुरु शिखर तो आपको दिख ही जाएगा सबसे बड़ा, तो ये तो अपोजिट ही गलत हो गया। इधर भी देखोगे तो ये अपने आप में गलत हो गया, दोनों तो गलत ही हो गए। बचे कौन से? गुरु शिखर, गुरु के बाद, अब गुरु के बाद शेर आएगा, कौन आएगा? शेर। शेर के बाद क्या आएगा? जरगा, और जरगा के बाद क्या आएगा? अचलगढ़ आएगा। आपको पता होगा, एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और गुरु के बाद शेर के बाद जरगा के, और इन तीनों के अंदर से ये उदयपुर के अंदर है, इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी सबकी सब कहां है? बाकी तीनों की तीनों कहां पर देखने को मिलेंगे? सिरोही में देखने को मिलेंगे। कई बार एग्जाम्स में इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया है कि जरगा चोटी कहां पर स्थित है, परेशान करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, एक तो इनका क्रम याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। लगभग 1431 इसको याद रख सकते हो, 1597 इसको याद रख सकते हो, और 1722 इसको याद रख सकते हो, और लगभग 1380 मीटर के करीब इसको याद रख सकते हो। ये इनकी ऊंचाइयां भी आपको याद होनी चाहिए। तो क्रम कौन सा हो गया? 2। नेक्स्ट, गर्मियों के अंदर माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्यों रहता है भाई? कम क्यों रहता है? वहां टेम्परेचर कम क्यों रहता है? तो हम बेसिक सी जानकारी हमको पता है कि कम कहां पर रहेगा? जहां पर क्या होगी? ऊंचाई ज्यादा होगी। अब आप कहोगे ऊंचाई से क्या मतलब है? जहां ऊंचाई ज्यादा होगी वहां पर सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कम होगा और दाब क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है। भाई क्यों समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है? समुद्र तट से दूरी अगर राजस्थान की बात करेंगे तो इधर समुद्र पड़ता है, समुद्र तट की बात करेंगे तो ये तो धौलपुर वाला क्षेत्र है, इसकी दूरी सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? क्योंकि इधर से ऊपर जाएंगे सीधा बिल्कुल क्रॉस करेंगे तो धौलपुर ज्यादा दूर हो सकता है, तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये तो लगता हुआ है गुजरात से, और गुजरात के आगे जाकर के कच्छ आपको देखने को मिलेगा, अरब सागर, तो ये तो गलत हो गया। माउंट आबू पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। हवा को प्रभाव कैसे अधिक रहेगा? सिंपल सी बात है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई है, तो दाब तो क्या होगा? वहां ज्यादा होगा, तो पवने तो वहां से चला करेंगी नीचे की तरफ। माउंट आबू उस ऊंचाई पर ही अवस्थित है, ये बात एक सही हो सकती है। माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम होगा। दबाव कम कैसे होगा? मैंने कहा दबाव तो ज्यादा होगा, ताप कम होगा। अगर यहां पर यह आता कि वायुमंडलीय दाब
ज्यादा होगा तब तो ये बात मान सकते थे, लेकिन ये बात भी मन नहीं। तो इसका मतलब सबसे अच्छा आंसर क्या है? उच्चतर ऊंचाई परिस्थिति है। ऊंचाई परिस्थिति है राजस्थान में, सबसे ऊंचाई परिस्थिति होने के कारण उसका तो आंसर 3 होगा। राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, आपको पता ही है राजस्थान के अंदर पहले शुष्क, फिर अर्ध शुष्क, फिर उप आर्द्र, फिर आर्द्र और फिर अति आर्द्र। ये जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आपको मैप के अंदर भी पता होना चाहिए। जब भी कोई चीज बनाओ तो मैप जल्दी से बना लिया करो तुरंत, जिससे पता रहे, चीजें क्लियर होता है। ये शुष्क की बात कर रहा है, ये अर्ध शुष्क की बात कर रहा है, ये आपको उपाद्र की बात कर रहा है, ये आपको आर्द्र की बात कर रहा है, और ये अति आर्द्र की बात कर रहा है। ये 5 नंबर, ये 4 नंबर, ये 3 नंबर, यही पूछा है इसने। तो उपाद्र वाले इलाके में कौन सा होगा? आप अंदाजा लगाइए। कोटा, बाराबूंदी अति आर्द्र में होगा, गंगानगर ये अर्ध शुष्क में होगा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ ये आपको आर्द्र में ही दिखाई देंगे। ये आर्द्र में, ये अति आर्द्र में, ये अर्ध शुष्क में। तो बचा कौन सा? ये आपको उपाद्र में दिखाई देंगे। उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र और ये अर्ध शुष्क। और पूछा इसने उपाद्र है, तो सिंपल सा प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं में सम्मिलित कीजिए बाकली बांध। अच्छा, एक तरफ बांध और एक तरफ है, तो बाकली बांध आपको पता ही है, सुकड़ी नदी पर बना हुआ है और जालोर में बना हुआ है, तो ये जालोर इसका आंसर हो गया। सोम कमला अंबा बांध सोम नदी पर बना हुआ है, और सोम नदी पर बना हुआ है तो कहां पर? डूंगरपुर के अंदर बना हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, सोम नदी, इसको ध्यान रखिएगा। मोरेल बांध, मोरेल बांध मोरेल बंदी पर बना हुआ है, और कहां पर बना हुआ है? सवाई माधोपुर में। मोरेल नदी निकलती कहां से है? जयपुर से निकलती है, इसको ध्यान रखिएगा। जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। और जो राजस्थान का विभाग है जल संसाधन विभाग, उसने इसको दौसा में बता रखा है, इसको भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, और जाखम बांध आपको बताइए, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का तीसरा, पहले का तीसरा 2 में है, बी का 4, बी का 4, बी का 4। तो ये आंसर आपको सामने दिखाई देगा। मोरेल सी का 2, तो सी का 2, तो ये आपको आंसर दिखाई देगा। ठीक है, मोरेल के बारे में और भी ध्यान रखिएगा। मोरेल नदी जो है वो निकलती कहां से है? जयपुर से निकलती है। ढूंढ इसकी एक सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है। सुकड़ी आपको पता ही है पाली से निकलती है, और जालोर के अंदर इस पर बाकली बांध बना हुआ है। मोरेल आपको बता दिया, सोम अमला काम सोम नदी है, उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। जाखम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से निकलती है, इसको जाने। राजस्थान राज्य के निम्न में से नदियों को पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है? गंभीर पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है। पहले तो आपको, फिर मैंने कहा नक्शा पता होना चाहिए। अगर नक्शा पता है तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी आंसर करने में। उसने क्या पूछा है? पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम की बात करनी है। अब देखिएगा, पूर्व के अंदर गंभीर आपको देखने को मिलेगी, मिल सकती है साहब। काली सिंध भी आपको देखने को मिल सकती है, सुकड़ी मिल सकती है, साबरमती। लेकिन साबरमती से पहले सुकड़ी, सुकड़ी लास्ट में होती, तो ये आंसर अपना गलत हो गया। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि गंभीर आपको यहां देखने को मिलेगी, काली सिंध आपको यहां देखने को मिलेगी, सुकड़ी आपको यहां देखने को मिलेगी, और साबरमती आपको यहां देखने को मिलेगी। अब आप इनकी लोकेशन ही देख लीजिए, तो सबसे पूर्व में आपको कौन सी देखने को मिलेगी? काली सिंध देखने को मिलेगी। तो सबसे ऊपर काली सिंध है, तो काली सिंध को देख करके बाकी सबको काट दो। अब बचा क्या? काली सिंध, गंभीर, सुकड़ी और साबरमती। काली सिंध, गंभीर, साबरमती और सुकड़ी। तो काली सिंध पहले नंबर पर, उसके बाद दूसरी गंभीर, और तीसरी साबरमती, और चौथी सुकड़ी आपको दिखाई देगी। तो सुकड़ी जो 4 नंबर पर है उसका आंसर आपको दिखाई देगा। राजस्थान निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म ढूंढना है। गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गढ़ पैलेस काली सिंध के किनारे कोटा दुर्ग पर स्थित है। नहीं साहब, ये आपको गढ़ पैलेस जो दिखाई देगा, काली सिंध नहीं दिखाई देगा, चंबल दिखाई देगा। तो यही गलत हो गया। अपने को नीचे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। शेरगढ़ दुर्ग बिल्कुल परवन नदी के किनारे पर 12 में स्थित है, बिल्कुल इसको सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बिल्कुल गंभीर और बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 20 का गलत आंसर है, ध्यान रखिएगा। कंवर सेन, एक तरफ लिफ्ट दे रखी है और एक तरफ पानी पीने की आपूर्ति दे रखी है, इसको भी देखते रहिएगा। कंवर सेन लिफ्ट आपको पता ही है, सबसे पहली लिफ्ट जो बनाई गई थी वो कंवर सेन लिफ्ट ही बनाई गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो कंवर सेन लिफ्ट का संबंध सीधा ही छोड़ोगे आप किससे?
बीकानेर से जोड़ोगे, क्योंकि कंवर सेन के द्वारा ही इसका मैप तैयार किया गया था, इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था और उसी को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। गंदली सेवानी ये जो आपको दिखाई देती है, ये चूरू के अंदर आपको दिखाई देगी, शेखावटी के अंदर, झुंझुनू के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, बीकानेर के अंदर इसकी जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, कुंभाराम आर्य के नाम से इसको जाता है, ये भी ध्यान रखिए, कुंभाराम आर्य वर्तमान में ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, राजीव गांधी, तो राजीव गांधी के नाम से कौन शुरू कर सकता है? जोधपुर के अंदर अशोक जी शुरू कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। गजनेर लिफ्ट गजनेर के अंदर ही है, गजनेर आज की तारीख में इसका नाम पन्नालाल बारूपाल के नाम से इसको जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और गजनेर जो है बीकानेर और नागौर के अंदर, तो नागौर हो गई साथ में बीकानेर, तो इसको देख लीजिएगा। तो पहले का क्या होगा? पहले का 4 होगा, पहले का 4 1 के अंदर ही है, तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने कहा था लिफ्ट सारी क्या है? लेफ्ट में है, और जो वितरिकाएं हैं, जो शाखाएं हैं, वो किस में है? राइट में, लेकिन एक वितरिका लेफ्ट साइड में है जिसका नाम है रावतसर, ये भी याद रखिएगा। 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट हैं, इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास आपको पता है गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इसको शुरुआत की गई शिलान्यास। और आपको पता ही है कि 31 अक्टूबर को डेथ हो गई थी, तो 2 नवंबर को, जिसे हम गंग नहर पुरानी नाम से राजस्थान नहर के नाम से जाने जाते हैं, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। राजस्थान नहर का नाम कब बदला गया? लूनी नदी की सहायक नदी है, लूनी नदी की साबी, अब साबी तो आपको पता ही है जयपुर से निकलती है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। कांतली नदी आपको पता ही है शेखावटी क्षेत्र के अंदर बहने वाली नदी, एकमात्र नदी है कांतली नदी। काकड़ी नदी आपको पता है जैसलमेर में है, ये जैसलमेर में, और ये शेखावटी में, और ये जयपुर में। तो बस्ती कौन सी है? खारी नदी, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो लूनी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। खारी कई नदियों की सहायक नदी खारी जानी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? ये पेड़ देखिए, ये फूल देखिए, इसका ऐसा महसूस होता है जैसे कि जंगल के अंदर एक साथ जब बड़ी संख्या में इनकी दिखाई देती है बड़ी संख्या, तो ऐसा लगता है जंगल के अंदर किसी ने आग लगा दी हो। समझ गया? लाल लाल सी अग्नि की तरह जो आग जलने के बाद जो अग्नि दिखाई देती है वैसे इनका कलर होता है, इसलिए इसको जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से पलाश होता है, पलाश को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा, कई जगह मोनोस्पर्मा या कई जगह मोनोस्पर्मा भी इसको कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। सही मिलान कीजिए, गजनेर अभ्यारण्य, रामगढ़ अभ्यारण्य। तो गजनेर आपको पता ही है, गजनेर तो अभी अपने ने बात ही करी थी, इसको ध्यान रखिएगा। बीकानेर के अंदर क्या? रामगढ़ विषधारी आपको पता ही होगा, बूंदी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शेरगढ़ अभ्यारण्य आपको 12 में देखने को मिला। रावली टाटगढ़ आपको अजमेर में देखने को मिलेगी, जो तेंदुए के लिए फेमस है, ये शेर के लिए, सांपों के लिए 12 बन जाना था। रामगढ़ विषधारी फिर तेंदुओं के लिए आ गया, और गजनेर अपने बटबड़ के लिए जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बटबड़ के लिए जाना जाता है। रामगढ़ आपको पता ही है तेंदुए के लिए, शेरगढ़ सांपों के लिए, और रावली गाड़गढ़ भी तेंदुए के लिए जाना जाता है। तो एक का क्या होगा? एक का आपको 3 देखने को मिलेगा, एक का 3, ये 2 हैं, ये 2 हैं। सी की बात करते हैं तो शेरगढ़ 4 दे रखा है, तो इसका आंसर ए होगा, इसको देख लीजिएगा। आगे ले आइए, सही मिलान कीजिए। शुष्क सांगवान के वन, मिश्रित पतझड़ वन, सदाबहार वन। आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको एक चीज पता है कि सदाबहार के वन सिरोही में होते हैं, पहला चीज ये मिला लीजिए, जो याद होता है पहले वो मिलाया करें। दूसरा मरुस्थलीय वन, अगर इन दोनों से काम चल जाता है तो नीचे देखिए, नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है। वैसे बात ध्यान करिए कि आपको शुष्क सांगवान के वन फिर आपको बांसवाड़ा के अंदर आपको दिखाई देंगे, और मिश्रित पतझड़ वन आपको कहां दिखाई देंगे? उदयपुर और राजसमंद के अंदर दिखाई देंगे। तो देख लीजिएगा कि आपको दिख जाएगा सी का एक आपको 2 जगह पर दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को देख लीजिएगा। एक का उसने 3 दिया है, और एक का 3 दे रहा है, और एक का 4 दे रहा है, तो एक का 3, ये आंसर आपको देखना है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सूची में विचार कीजिए, कूट के बारे में बात करिए। जोड़बीड़, अब जोड़बीड़ आपको पता ही है, जोड़बीड़ किसके लिए जाना जाता है? ये आपको पता ही है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, घोड़ों के लिए जाने जाने वाला है, घोड़े का अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है। गुड़ा विश्नोई विश्नोई संप्रदाय के लोग सर्वाधिक आपको कहां देखने को मिलेंगे? जोधपुर में देखने को
मिलेंगे। गोगेलाव तालाब संरक्षित क्षेत्र के रूप में आपको नागौर को देखने को मिलेगा। और बीड़ में पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि बीड़ आपको झुंझुनू में दिखाई देगा। पूछा भी जाता है, मनसा माता भी आपसे पूछा जाता है, शाकंबरी भी आपसे पूछा जाता है, बांसियाल भी आपको पूछा जाता है। ये सब आपको झुंझुनू और सीकर के शेखावटी क्षेत्र में दिखाई देंगे। तो जोड़बीड़ का आंसर क्या होगा? 4 होगा। 4 इन दोनों में है, 3 इन दोनों में है। सी की बात करते हैं तो सी का गोगेलाव का 2 होगा, तो इसका आंसर बी होगा। इसको देख लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। केवलादेव घना पक्षी प्रयास किसके पक्षी प्रयासों से घोषित किया गया? ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान पक्षियों की संख्या में दूसरे स्थान पर है। पूरे देश में दूसरा स्थान है किसका? राजस्थान का पक्षियों के मामले में। फर्स्ट स्थान पर कौन है? फर्स्ट स्थान पर असम आपको दिखाई देगा, इसको ध्यान रखिएगा। और पक्षी मैन के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली। तो अभ्यारण्य किसके प्रयासों से? सलीम अली के प्रयासों से घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1985 में घोषित किया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट की बैठक में किस पशु को राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, राजकीय पशु के रूप में सिंपल सी बात है, ऊंट को घोषित किया गया। एक चीज तो यह ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, 2024 के अंदर अभी यूएनओ ने वर्ष को ऊंट वर्ष के रूप में मनाने को क्या दी है? ऊंट वर्ष घोषित किया। इसका ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। और इसमें से आने की संभावना आपको कहीं ना कहीं दिखाई भी देगी, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 30 जून को इसको ध्यान रखिएगा। और 22 जून, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 22 जून को विश्व ऊंट दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व ऊंट दिवस एक तो ये याद रखिएगा, और एक 2024 को यूएनओ ने ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया है, इसको ध्यान रखिएगा। कैमलेस आपको पता है, डेरियस इसको माना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम से पूछ लिया जाता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना कौन करता है? और इसके विकल्पों में से जल्दी से आंसर दीजिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको लेकर के ध्यान रखिएगा, इसका एक्ट जो बनाया गया था वो एक्ट 2005 में बनाया गया, और इस प्राधिकरण की स्थापना 2008 में की गई थी, ठीक है। जो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, राज्य प्राधिकरण अधिकरण एक्ट 2005 और इसका जो इसको बनाया गया वो 2008 में बनाया गया, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कार्य किया जाता है। लगभग 8 इसके सदस्य माने जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य बजट 2024 और 25 और 26 के अंदर ब्लॉक प्रिंटिंग आपको बताइए, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए राजस्थान में कौन जाना जाता है? तो सांगानेर, जो सांगानी प्रिंट है, कौन सा प्रिंट है? सांगानेरी प्रिंट। और आपको याद रखना है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो भजनलाल शर्मा भी कहां से विधायक के रूप में पहली बार चुनकर कहां से आए हैं? सांगानेर से चुनकर आए हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। नेक्स्ट, कथनों पर विचार कीजिए। वक्फ संशोधन अधिनियम, वक्फ बिल को लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी देश में, और आपके एग्जाम के अंदर करंट में से इसका क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल है। वक्फ संशोधन बिल 2025, 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी दी गई, बिल्कुल दी गई। इस उम्मीद में इसे उम्मीद के नाम से भी जाना जाता, हाँ, इसको उम्मीद के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, इस उम्मीद के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम को भाजपा के सांसद जगदीम्बा पाल की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन किया गया, बिल्कुल ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया गया। यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ? नहीं साहब, यह सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ, इसमें वोटिंग दी गई थी, इसमें वोटिंग हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 आपके एग्जाम्स में बार बार पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आप जेपीसी के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो जेपीसी घटाई गई थी इसमें कुल 31 सदस्य थे, और 31 में से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। इंदौर उदयपुर जनवरी 2000 के अंदर वेटलैंड सिटी के रूप में घोषित किया गया। इंदौर और उदयपुर को, बिल्कुल भारत में केवल 2 ही सिटी हैं जिनको वेटलैंड सिटी के रूप में घोषित किया गया, बिल्कुल सही। भोपाल को भी वेटलैंड सिटी का नहीं, भोपाल को कोई वेटलैंड सिटी का दर्जा नहीं। सर्वाधिक वेटलैंड तमिलनाडु के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान में 2 वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स में घोषित किया गया, बिल्कुल, सांबर को और केवलादेव को। पहले नंबर पर केवलादेव और सेकंड नंबर पर सांबर। आपको पता है 1981 और 1990। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वेटलैंड भूमि या वेटलैंड क्षेत्र के रूप में बात करें तो ध्यान रखिएगा भीलवाड़ा,
ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, तो 2 इसमें गलत है। तो इसका आंसर होगा 1, 3 और 4। इसमें 1, 3 और 4 का ऑप्शन ही नहीं है। 1, 3 और 4 का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1, 3 और 4 सेकंड इसमें गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। पंजाब में आयोजित सीनियर कुश्ती किस खिलाड़ी को गोल्ड मिला था? पंजाब के अंदर आयोजित की गई थी सीनियर कुश्ती, इसको ध्यान रखिएगा, जनवरी महीने के अंदर। तो उसके अंदर किस खिलाड़ी को ने गोल्ड मेडल जीता था? दिवारा सिंह, अनीता चौधरी, सानिया ओट और या श्याम सुंदर। तो ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर तो वैसे ही कुश्ती के खिलाड़ी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा सोनिया ओट के द्वारा इसके अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया था। आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि राजस्थान सीनियर जो अकेडमी है उसके वर्तमान के अंदर राज्य के कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजीव दत्त को नियुक्त किया गया है, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा? सोनिया ओट, इसको ध्यान रखिएगा। जल संकट और बाढ़ सूखे की समस्या के निवारण के लिए विश्व जल सम्मेलन अब आपको पता ही है। पहले तो ये बताइए, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जल को लेकर के एक प्लानिंग की गई थी और वो प्लानिंग आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। मैं स्पष्ट बता चुका हूं, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर विजन 2047 को लेकर योजना बनाई गई थी, पहली चीज ध्यान रखिएगा। और सभी राज्यों के जो जल मंत्री हैं या जल संसाधन मंत्री है वो इसमें शामिल हुए थे। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर से भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में इसको चालू किया गया था। जल संकट और बाढ़ को लेकर विश्व जल सम्मेलन आयोजित किया गया और जिसका उद्देश्य क्या था? वाटर विजन 2047। और ये कहां पर आयोजित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये उदयपुर में आयोजित किया गया था, जनार्दन राय विद्यापीठ के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा स्पेशल, क्योंकि जल को लेकर आने वाले समय में समस्या कहीं ना कहीं आने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। इसरो के द्वारा विक्रम साराभाई एग्जीबिशन का आयोजन कहां किया गया? तो इसरो को ध्यान रखिएगा। पहले तो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये कहां पर है? तो ये आपको पता ही है, बेंगलोर के अंदर। इसलिए बेंगलोर को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पेस सिटी के रूप में भी इसको जाना जाता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। तो एग्जीबिशन का आयोजन कहां किया गया? तो एग्जीबिशन का आयोजन कोटा में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। करंट का क्वेश्चन से आने की संभावना है। बीकानेर के प्रसिद्ध समाजसेवी हरखंड नाटा की स्मृति में, अब बीकानेर के एक समाजसेवी हैं कंचन नाटा की स्मृति में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो ध्यान रखिएगा, कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? जल्दी से इसका जवाब दीजिए, आपके एग्जाम्स में पूछा जाने की संभावना है इसकी, करंट की, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, 25 रुपए का सिक्का जारी किया गया, चांदी का सिक्का जारी किया गया। और इस उपस्थिति में कौन थे? राजस्थान के राज्यपाल, ये याद रखिएगा, हरिभाऊ वागड़े। और दूसरे आपके जो संस्कृति और पर्यटन के जो केंद्रीय मंत्री हैं, कौन से? गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको जल संसाधन मंत्री को पढ़ के भी जाना है और देश के राष्ट्र के जो जल संसाधन मंत्री है पाटिल साहब, उनका भी नाम आपको याद करके जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो आपका पेपर लिया गया था इस सैटरडे को, उसके महत्वपूर्ण आंसर की थी। इसको मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और आपका कितना स्कोर हुआ उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट शनिवार को फिर इसी तरह का एक बेहतरीन पेपर आपके लिए लाया जाएगा जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो आज की क्लास यहीं तक ही होती है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।